हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, जैव प्रक्रम क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। और इसमें हमने पढ़ लिया था पोषण तंत्र के बारे में, जिसमें हमने स्वपोषी और विषमपोषी जीवों के बारे में भी पढ़ लिया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, और परजीवी और मृतजीवी जीवों के बारे में भी पढ़ लिया था। आप पिछले वीडियो देख लेना। इसके लिए अमीबा के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से इसमें पोषण होता है, और मानव में पोषण भी बता दिया था कि किस प्रकार से हमारे पोषण तंत्र की संरचना होती है और कैसे हमारा भोजन इसके अंदर चलता है, और डाइजेशन की प्रक्रिया भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे श्वसनिक प्रक्रिया के बारे में। जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर में वो है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र पे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने भोजन पोषण तंत्र में खाया था, तो हमारा जो मकसद है वो केवल भोजन खाना नहीं था। हमारा जो असली मकसद है वो है उस भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। ऊर्जा हमारा मकसद है। ठीक है। तो जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण, मतलब जिनको हमने शरीर के अंदर ले लिया था पोषण प्रक्रम के दौरान, तो उससे हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो यह ऊर्जा ही है जिसके लिए हमने भोजन को ग्रहण किया था। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से भोजन का ग्रहण होता है और उससे ऊर्जा निकाली जाती है। तो श्वसन क्रिया जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। जिस क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और जिस क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन के बिना जो क्रिया हो जाती है, उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले जो भोजन हमने पोषण तंत्र के दौरान किया था, जिससे हमारे शरीर में जो भोजन है वो ग्लूकोज जो होता है वो सिंपलेस्ट रूप होता है, सबसे जो साधारण रूप है भोजन का वो है ग्लूकोज, जो 6 कार्बन का बना होता है। ये जो ग्लूकोज है ये 3 कार्बन का एक रूप होता है, इसका पायरुवेट उसमें कन्वर्ट होता है सबसे पहले, और उसके बाद या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में या कम ऑक्सीजन में भी वह ऊर्जा निकालने में हमारी मदद करता है हमारा शरीर। तो यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो भी हमें ऊर्जा मिल रही है, अनुपस्थिति है या कम है तब भी हमें ऊर्जा मिल रही है। तो जो श्वसन की क्रिया है हमारी, उसका जो असली मकसद है वो ऊर्जा का निर्माण करना है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा है उसका निर्माण करना है, और ऊर्जा हमें मिली भोजन से। भोजन हमारा था ग्लूकोज। या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है, फिर भी हमें ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं। सबसे जो पहला तरीका है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यह हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं या बिजली घर भी कहते हैं कोशिका का। तो वहाँ पर जो भोजन है ग्लूकोज वो टूट जाता है छोटे टुकड़ों में, और उससे हमें मिलती है एटीपी, जो ऊर्जा का ही एक रूप है। साथ में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर H2O भी बनता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं इस क्रिया में। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी वायवीय श्वसन। फिर हम बात करते हैं कि कम ऑक्सीजन हो, यदि हमारे शरीर को अचानक कुछ ज़्यादा काम करना पड़ जाए, जैसे कि एक्सरसाइज करनी पड़ जाती है, या कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है, अचानक हम कहीं हिल स्टेशन पे गए घूमने और वहाँ पे हमको हमारे पैरों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, अचानक ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ गई, जिससे हम जो सांस से जो ऑक्सीजन ले रहे थे उससे उस ऊर्जा को प्राप्ति में, मतलब पूरी तरीके से वो पूर्ति नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो पेशियाँ होती हैं वो लैक्टिक अम्ल बना लेती हैं, और ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ये 1-2 दिन में डिज़ोल्व हो जाता है। शुरुआत में तो दर्द होता है, जब ये बढ़ता है तो हमारी पेशियों के अंदर हमको जकड़न महसूस होती है, लेकिन बाद में 2-3 दिनों में ये शरीर के अंदर से डिज़ोल्व हो जाता है और फिर हमारी पेशियाँ नॉर्मल हो जाती हैं और दर्द भी होना बंद हो जाता है। तो कम ऑक्सीजन में हमारा शरीर लैक्टिक एसिड बना लेता है। और ऐसा कब होता है? जब अचानक ज़्यादा काम करना पड़ जाए, या तो हाथों से एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, या कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिससे कि भाई
अचानक बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ गया, तो हाथों से और पैरों से हमारी जो पेशियाँ होती हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो कि कम ऑक्सीजन में भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो ये सेकंड तरीका हो गया। ये दोनों तरीके हमारे शरीर में होते हैं। तीसरा जो तरीका है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वो है अवायवीय श्वसन। यह हमारे शरीर में नहीं होता, ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें ही होता है, जैसे ईस्ट के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर। तो इस क्रिया में इथेनॉल बनता है बच्चों। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल है। जो शराब बनाई जाती है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। जो इथेनॉल होता है वो अल्कोहल है। तो इस प्रक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में ऊर्जा निकलती है। तो इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज से किस प्रकार से तीन तरीके हैं ऊर्जा प्राप्त करने के। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग अंग विकसित हो गए हैं इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का छुटकारा पाने के लिए भिन्न भिन्न अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु जो होते हैं वो तो वायुमंडल से ही ले लेते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन, और वायुमंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। लेकिन जो जल में रहने वाले जीव हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जल में विलेय ऑक्सीजन, जल के अंदर कुछ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। उस ऑक्सीजन को पहले जल को ही पूरे को शरीर के अंदर ले जाया जाता है, और जल में से घुली हुई ऑक्सीजन को अलग कर लेती है मछलियाँ। मछली जो होती है वो पहले क्लोम के द्वारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन को जल में से निकाल लेती है अलग से। तो जल को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और वहाँ पर उसको जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको अलग कर लिया जाता है पानी से। तो ये तो हो गया मछलियों के अंदर। अब हम बात करते हैं मनुष्यों के अंदर। मनुष्यों के अंदर फेफड़े होते हैं जिनको हम फुफ्फुस भी कहते हैं। तो ये जो फेफड़े होते हैं इनका कार्य भी यही होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवा देते हैं। हमारे शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकलवाने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश करवाने में मदद करते हैं। कुछ जीवों में ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो त्वचा से भी हो जाता है, जैसे मेंढक के अंदर होता है। मेंढक के अंदर तीनों तरीके से हम करवा सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। क्लोम भी होते हैं वहाँ पे, गिल्स भी होते हैं, और फेफड़े भी होते हैं, और स्किन भी होती है, त्वचा। त्वचा भी होती है बच्चों। तो त्वचा के द्वारा भी मेंढक के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। मानव में श्वसन पढ़ने से पहले हमको इसकी संरचना के बारे में पता होना चाहिए। तो संरचना में देखें अगर हम ध्यान से, तो सबसे पहले जो नासा द्वार होता है, हमारा नाक जो होता है, वहाँ से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और छोड़ते हैं। ये जो नासा द्वार होता है ये मुख गुहिका के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये हमारी कंठ में खुलता है। कंठ जो होता है वहाँ से हमारी श्वास नली प्रारंभ हो जाती है। श्वास नली के अंदर उपास्थि वलय होते हैं बच्चों। उपास्थि वलय होते हैं जिस प्रकार से हमारी नाक के अंदर और कान के अंदर जो ये उपास्थि होती है उसी प्रकार उपास्थि होती है हमारे श्वास नली के अंदर भी, ताकि ये जो श्वास नली है ये चिपके ना। कोई ट्यूब होती है, जैसे हमारे पेन के अंदर हमने स्प्रिंग देखी है, तो स्प्रिंग की तरह ये उपास्थि वलय होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये जो उपास्थि वलय नज़र आ रहे हैं ये इस ट्यूब को चिपकने नहीं देते हैं। जब हम ज़ोर ज़ोर से सांस को खींचते हैं और छोड़ते हैं तो ये जो ट्यूब होती है हमारी श्वास नली ये चिपकती नहीं है। तो इस प्रकार से ये श्वास नली हो गई। श्वास नली जो है वो हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर, दो फेफड़े हैं देखो, एक फेफड़ा ये है एक इधर है, तो इन फेफड़ों को हम फुफ्फुस भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ये जो फेफड़े होते हैं इनके अंदर श्वास नली जब खुलती है तो एक एक श्वसनी के अंदर ये दो श्वसनी हो गई, एक इधर वाले फेफड़े में आ जाएगी लेफ्ट वाले में और एक राइट वाले में। तो श्वसनी के अंदर दो हिस्सों में टूट जाता है और श्वसनी से
और छोटी छोटी ब्रांचेज निकलते हैं जिनको हम कहते हैं श्वसनिका। तो ये जो और छोटी छोटी ब्रांचेज हमको यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे पेड़ पौधों के अंदर टहनियाँ होती हैं उस प्रकार से और छोटी छोटी टहनियाँ निकल जाती हैं जिनको हम श्वसनिका कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं का जो एंड होता है उसको हम कहते हैं कूपिका कोश। कूपिका को कोश को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा जो एक बड़ा चित्र नज़र आ रहा है इसमें ये कूपिका कोश नज़र आ रहे हैं जो श्वसनिका का जो एंड होता है। तो ये हमारी संरचना हो गई हमारे फुफ्फुस की, जिसको हम फेफड़े भी कहते हैं। आशा आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मुख्य रूप से याद रखने वाली बात है नासाद्वार, उसके बाद श्वास नली नंबर 2, नंबर 3 पे हमारी ये श्वसनी, और नंबर 4 पे श्वसनिका, और नंबर 5 पे कूपिका। तो इस प्रकार से ये 5 भागों में डिवाइडेड है हमारे मानव का श्वसन तंत्र। अब इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है बच्चों? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारे यहाँ पे इन कूपिकाओं के अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके द्वारा? यहाँ पे छोटी छोटी नलियाँ होती है, इन कूपिका कोश के बाहर हमारी रक्त की नलियाँ होती हैं, खून की छोटी छोटी ट्यूब्स होती है बच्चों। उन ट्यूब्स के उसकी ट्यूब की जो परत होती है इतनी पतली होती है कि इनके साथ आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर छोड़ दी जाती है और फिर वो इस रास्ते से होती हुई हमारे शरीर से बाहर आ जाती है, और उसके बाद यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है उसकी एंट्री होती है हमारे नाक में से होती हुई और वापस कूपिका तक पहुँच जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, उसके लिए हमें जो मुख्य भाग जो होता है जहाँ पे इसका आदान प्रदान होता है वो हमारी कूपिका होती है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाती है हमारे खून में से निकल कर, ब्लड में से निकल के, और ऑक्सीजन जो होती है जो हमने सांस के द्वारा ली है वो वापस खून के अंदर मिला दी जाती है, इसके बाहर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर मिला दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्लड होता है फेफड़ों के अंदर जा आने के बाद वो साफ़ हो जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है और वातावरण में छोड़ दिया जाता है। और जब हम सांस खींचते हैं अंदर तो उसके साथ जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारी कूपिकाओं के अंदर चली जाती है और वहाँ से फिर वो ब्लड के अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो खून है वो सारा ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। तो ये काम करता है हमारे जो फेफड़े होते हैं वो इस प्रकार से ब्लड को साफ करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा श्वसन तंत्र हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आ गई, ये ऑक्सीजन एक वर्णक होता है ब्लड के अंदर, आपने नाम भी सुना होगा हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन जिसको हम एचबी के नाम से ज़्यादा जानते हैं कि मेरा तो एचबी 10 है, उसका तो एचबी इतना है, उसका इतना है। एचबी का लेवल जो होता है वो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और HbO2 बना लेता है। तो इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन सारे शरीर में बहता रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ तक इसको पहुँचा देता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का काम क्या है? ग्लूकोज के साथ क्रिया करेगी और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा का उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस भी अंग को, चाहे हमारे हाथों को ऊर्जा की आवश्यकता है, चाहे हमारे पैरों को, या हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा की आवश्यकता है, जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को साथ लेके चलता है ब्लड के अंदर, ये पहुँचा देता है वहाँ तक। और जो हमने भोजन किया था वो भी तो हमारे ब्लड में ही आ गया था, जब उसका पाचन हुआ था तो वो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचता है ब्लड के रास्ते से। अगला जो तंत्र आएगा हमारा वो हमारा वहन तंत्र आएगा, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा है आज ये श्वसन तंत्र आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा।
इसको वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मानव में वहन तंत्र। थैंक यू।